बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक सेल को जो है वो वोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो नीचे डैनियल सेल लिखा हुआ है, ये डैनियल सेल वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल की एग्जाम्पल है। आप गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल के टॉपिक में आज डैनियल सेल की एग्जाम्पल को पढ़ेंगे कि डैनियल सेल किस तरीके से जो है वो काम करता है। बेसिकली पहले आपको ये पता हो कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल होता क्या है। तो बेटा, ऐसे सेल्स जिनमें केमिकल रिएक्शंस करवा के इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जाता है, ऐसे सेल्स को हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल का नाम देते हैं। अब गैल्वेनिक सेल्स बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की किस्म है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक गैल्वेनिक सेल है। तो आप उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एग्जाम्पल के बारे में आज पढ़ोगे और वही एग्जाम्पल जो है गैल्वेनिक सेल्स के नाम से जानी जाती है, जिसमें आप डैनियल सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होते हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, और गैल्वेनिक सेल्स वो होते हैं जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम गैल्वेनिक सेल्स में रिएक्शंस को करवाएं और रिएक्शंस करवाने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करें। अब अगर हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो रिएक्शंस जो हैं वो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, यानी इसमें ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की लूजिंग भी होगी और इलेक्ट्रॉन की गेनिंग भी होगी। इलेक्ट्रॉन की लूजिंग और गेनिंग के बाद जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन की लूजिंग और गेनिंग हो रही है, यही इलेक्ट्रॉन की लूजिंग और गेनिंग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन का बायस बनेगा। इसी टॉपिक में आपने जो है वो देखना है कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है, और किस तरीके से ये वाले जो रिएक्शंस हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग जो है वो देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फिर हम किस तरीके से कमर्शियल पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में भी हम जो है वो डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो आपके सामने एक डायग्राम दिखाई गई है, ये डायग्राम जो है वो डैनियल सेल की है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि आपने असल में यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो गैल्वेनिक सेल की अच्छी और बेहतरीन जो मिसाल है, जो कि आसान भी है समझने में, और वो एग्ज़ाम्पल है आपके सामने मौजूद है डैनियल सेल की। डैनियल सेल जो है वो बेसिकली दो हाफ सेल्स पर मुश्तमिल होता है, एक हाफ सेल ये वाला और दूसरा हाफ सेल ये वाला। अब दोनों हाफ सेल्स आपस में मिलते हैं और दोनों हाफ सेल्स आपस में मिलकर एक कंप्लीट सेल बनाते हैं, और इसी कंप्लीट सेल को जो है वो हम लोग डैनियल सेल का नाम देते हैं। सबसे पहले हम एक हाफ सेल की कॉम्पोजिशन देखते हैं कि एक हाफ सेल किससे मिलकर बना होता है। एक हाफ सेल एक अदद बीकर और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट और एक अदद इलेक्ट्रोड, ये तीन चीज़ें मिलकर एक हाफ सेल बनाती हैं। जैसा कि मैं दोबारा से आपको बता दूं, एक बीकर, इलेक्ट्रोड और इसमें जो मौजूद लिक्विड है इलेक्ट्रोलाइट, ये तीन चीज़ें मिलकर एक हाफ सेल बनाती हैं। इसी तरह जो दूसरा हाफ सेल है वो भी एक अदद बीकर, इलेक्ट्रोड और इसमें मौजूद जो लिक्विड है, ये तीनों चीज़ें मिलकर दूसरा हाफ सेल बनाएंगी। दोनों हाफ सेल्स को जो है वो सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए जोड़ा जाता है। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली है क्या? सॉल्ट ब्रिज जो है वो एक यू शेप ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर सॉल्ट होता है और इसके दोनों एंड्स जो हैं वो हम कॉटन के साथ बंद कर देते हैं ताकि सॉल्ट बाहर की तरफ को ना आए। पहले हाफ सेल में हम जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं, ये 1 मोलर सोल्यूशन है। जिंक सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन एक हाफ सेल में डाल दिया। दूसरे हाफ सेल में हम कॉपर सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन ऐड करेंगे।
अब दोनों तरफ 1 मोलर सोल्यूशन है, यहाँ पे 1 मोलर सोल्यूशन जिंक सल्फेट का है और यहाँ पे 1 मोलर सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का है। मगर याद रखना है कि जो ये वाला हाफ सेल है इसमें एनोड जिंक का बनाया गया है और ये वाला जो हाफ सेल है इसमें कैथोड कॉपर का बनाया गया। जो इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे सॉल्ट भी जो है वो जिंक सल्फेट डाला गया है, यानी जिंक का सॉल्ट यहाँ पे ऐड किया गया। इसी तरह यहाँ पे कॉपर का अगर इलेक्ट्रोड आपने इस्तेमाल किया है तो सॉल्ट भी कॉपर सल्फेट ही डालेंगे। इसके अलावा अगर कोई और मेटल होता तो हम उसी का सॉल्ट डालते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड बनाया जाता है सॉल्ट भी उसी का ऐड किया जाता है। यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है तो इसका सॉल्ट भी कॉपर सल्फेट है। यहाँ पे जिंक है तो यहाँ पे जिंक का सॉल्ट डाला गया है जिंक सल्फेट। याद रहे कि यहाँ पे भी 1 मोलर सोल्यूशन है और यहाँ पे भी 1 मोलर सोल्यूशन है। अब जिंक एनोड को जोड़ दिया गया है कॉपर कैथोड के साथ एक वायर के ज़रिए। यहाँ पे एक की लगाई गई है स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए और ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर जो है वो यहाँ पे एक इंतहाई हसास किस्म की डिवाइस है जो कि ज़रा सा भी करंट यहाँ से गुज़रने पर अपनी निडल की डिफ्लेक्शन शो करेगा। निडल की मूवमेंट इस चीज़ को जाहिर करेगी कि अब इस वायर से करंट का फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली जो वोल्ट मीटर डिवाइस यहाँ पे लगाई गई है ये वोल्ट मीटर डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल की गई है ताकि हम देख सकें कि क्या वाकई एनोड की तरफ से इलेक्ट्रॉन का फ़्लो होते हुए कैथोड की तरफ आ रहा है। आपको मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का फ़्लो, तो आपको पता है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन का फ़्लो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये वोल्ट मीटर जो है वो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिसिटी की डिटेक्शन करेगा क्योंकि यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड को लूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ होने के बाद यहाँ से फ़्लो करना शुरू करेंगे जो कि इस वोल्ट मीटर से होते हुए गुजरेंगे और वोल्ट मीटर की निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी। निडल की डिफ्लेक्शन जो है वो इस चीज़ को जाहिर करेगी कि इस दौरान इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। अब यहाँ पे जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं वो लूज़ करते हुए कॉपर उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब फर्दर जो है वो रिएक्शंस की तरफ आपको मैं थोड़ी देर तक लेके आता हूँ। रिएक्शंस में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एक जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। मगर याद रहे कि जिंक इलेक्ट्रॉन की लूजिंग कर रहा है तो इसका मतलब है जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रही है और ये इलेक्ट्रॉन गेन को कर रहा है कैथोड, तो इसका मतलब है कैथोड पर रिडक्शन हो रही है। आपको इस चीज़ का पता है कि इलेक्ट्रॉन की गेनिंग जो है वो रिडक्शन होती है और इलेक्ट्रॉन की लूजिंग जो है वो ऑक्सीडेशन होती है। अब यहाँ पे रिएक्शंस लिखे हुए हैं, इन रिएक्शंस को मैं आगे मज़ीद आपको डिटेल में बताता हूँ। वैसे नीचे जो रिएक्शंस लिखे हुए हैं इसमें आप देख सकते हैं कि जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो जिंक ने ऑक्सीडेशन की है। यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, रिडक्शन। अब रिएक्शंस की तरफ आते हैं तो रिएक्शंस में कैसे हो रहा है ये सब आप देखें। बेसिकली जो डैनियल सेल है उसमें आपको पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही थी, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है, क्योंकि जिंक की ये काबिलियत है कि वो कॉपर के मुकाबले में अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जल्दी लूज़ करता है। अब जिंक इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज़ करेगा जो कि मूव करते हैं, फ्लो करते हैं एक्सटर्नल वायर से, बाहर वाली तार से फ़्लो करते हुए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ़्लो करते हुए यहाँ पे आएंगे। तो इसी इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को जो है वो ये सारा फ़्लो किसकी तरफ जा रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। कॉपर जो है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को जो जिंक ने लूज़ किए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज़ किए हैं, यही इलेक्ट्रॉन कॉपर जो है वो आगे जाके एक्सेप्ट कर रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन फ़्लो करते हुए कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो कैथोड जो है वो यानी कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इस वजह से कॉपर पर रिडक्शन हो रही है। इलेक्ट्रॉन की गेनिंग जो है वो रिडक्शन कहलाती है। These electrons are gained by the copper ions of the solution and copper atoms deposit at the electrode। यानी कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जिंक के लूज़ किए हुए हैं
वही जिंक के लूज़ किए हुए इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इसको एक्सेप्ट करता है और वो बिल्कुल न्यूट्रल कॉपर हो जाता है, जो कि कैथोड वाली साइड पे मुसलसल डिपॉजिट होता चला जाएगा। और इस तरीके से मुसलसल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने से रिएक्शंस जो हैं वो प्रोसीड करते रहेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। अब आते हैं थोड़ा सा इसके ओवरऑल रिएक्शंस की तरफ के ओवरऑल रिएक्शंस क्या हैं। आपने देखा जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और वही इलेक्ट्रॉन कॉपर ने एक्सेप्ट किए, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जिंक 2 पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, ठीक है। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज़ हुए थे वही 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए, कॉपर 2 पॉजिटिव ने। कॉपर 2 पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। कॉपर 2 पॉजिटिव का मतलब है कि ये पहले से कभी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका था, 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास डेफिशिएंसी थी और वो डेफिशिएंसी जो है वो फुलफिल किसने की है, जिंक ने। अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बाद जैसे ही जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, कॉपर ने फ़ौरन से उसको एक्सेप्ट करके पूरा का पूरा कॉपर जो है वो बिल्कुल प्योर हो गया और कैथोड पर डिपॉजिट होता गया। इस तरीके से डैनियल सेल की वर्किंग होती रही और वर्किंग के दौरान जो है वो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन भी आपने देखा जो कि एनोड पर हो रहा था, और आपने रिडक्शन का प्रोसेस भी देखा जो कि कैथोड पर हो रहा था। तो रिडॉक्स रिएक्शंस की वजह से जो रिडॉक्स केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, उन रिएक्शंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा जो है वो जनरेट हो रही थी। इसी इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो हम लोग, जैसे कि मैंने टॉपिक के स्टार्ट में बताया था कि डैनियल सेल में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके हम लोग जो है वो मुख्तलिफ़ कमर्शियल पर्पसेस के लिए इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन कौन से पर्पसेस हैं, आम जो चंद यूजेस आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ। एक ही है कि इसको ऑटोमोबाइल्स की रनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, इसको कैलकुलेटर्स यूज़ करने में इस्तेमाल किया जाता है। और जो टॉयज़ होते हैं बच्चों के खिलौने वगैरह, इसमें भी हम लोग जो है वो डैनियल सेल की वर्किंग को यूज़ करते हैं। उनके अंदर हम रिडॉक्स रिएक्शंस करवा के जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं और आम अप्लाइंसेस को और कुछ टॉयज़ को हम लोग जो है वो वर्किंग बना लेते हैं। ये तो था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।